Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. सो गाइज आज का सेशन होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि आज हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग की स्टडी में पढ़ने वाले हैं प्लिंथ बीम के सेक्शन को, यानी कि प्लिंथ बीम की जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसको कैसे रीड करते हैं, साइट पे एग्जीक्यूट करने के टाइम हम लोग को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, वो सब आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए जो कि अभी-अभी कॉलेज से निकले हैं, उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो साइट पे एग्जीक्यूट होने वाली है वो किस तरीके से दिखती है एंड उसको कैसे प्रॉपर्ली स्टडी करना है। साथ ही साथ ये हेल्पफुल होने वाली है साइट इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल जो ड्राइंग्स है, जो नॉर्मल आपका आर्किटेक्चरल प्लान होता है या फिर नॉर्मल साइट का ड्राइंग होता है, वो उतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है, लेकिन और उसको साइट इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर जो ड्राइंग में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, कितना लेंथ का बार कट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ये साइट इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। साथ ही साथ ये यूज़फुल होने वाला है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, क्योंकि उन्हें मँगाना होता है रॉड्स को, उनको अपने लेबर्स को हैंडल करना होता है, उनको गाइड करना होता है कि ये भाई हमारा ड्राइंग है और इसके अकॉर्डिंग इतने लेंथ की रॉड कट होनी चाहिए, इतना आपका कंक्रीट लगना चाहिए, यहाँ पे ऐसे शटरिंग बाँधनी है। तो वो सारी चीज़ें उनको गाइड करनी होती है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो चाहते हैं कि उनके घर का जो काम है वो पर्सनली मॉनिटर करे एंड अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उन्होंने डिज़ाइन करवा लिया है। साथ ही साथ ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो मान लीजिए जो घर के प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक आइडिया लगाना होता है कि अच्छा प्लिंथ बीम में कितनी रॉड होनी चाहिए एंड कॉलम सेक्शंस वगैरह इस सब में कितनी रॉड होनी चाहिए। तो इसके लिए सीरीज़ जो है कंप्लीट हुई इन सब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कोई नहीं हैं तो एंड आपकी नज़र में कोई है जिनको कि ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसके बगल में एक बेल आइकन बनेगा, जैसे आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दोगे, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ये कोई वीडियो इस सीरीज़ में ऐड करूँ, तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए और आप सबसे पहले उस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो चलिए पहले समझते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या कर लिया है। तो इस वीडियो सीरीज में हमने स्टार्ट किया था आर्किटेक्चरल प्लान के स्टडी के साथ। तो पहले एपिसोड में हमने आर्किटेक्चरल प्लान का स्टडी किया। दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से आर्किटेक्चरल प्लान को होना चाहिए एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन उसका किस तरीके से होता है, उनमें से क्या क्लासेज हो सकते हैं, इन सारी बातों को समझा। उसके बाद सेंटर लाइन डायग्राम क्या होता है, उसके बारे में भी समझा। थर्ड एपिसोड में हम लोगों ने समझा कि फाउंडेशन के ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। फोर्थ एपिसोड में हम लोगों ने समझा कि जनरल नोट्स जो दिए होते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, वो कैसे पढ़ा जाता है। साथ ही साथ कॉलम की जो ड्राइंग है, वो कैसे पढ़ी जाती है। और आज का सेशन होने वाला है प्लिंथ बीम को डेडिकेट। तो हम लोग प्लिंथ बीम में की ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उनमें क्या-क्या चैलेंजेस हम लोग को फेस करने मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं अब ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बाकी ड्राइंग्स है वो सब तो एनालाइज हो चुके हैं। अभी आज जो हम लोग ड्राइंग कवर करने वाले हैं वो है ये 3 ड्राइंग। तो ये हमारा प्लिंथ बीम का ड्राइंग है, देन हमारे पास उसके सेक्शंस हैं जो कि बहुत ही डिफाइंड वे में यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये सेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं एक-एक करके आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल बताता हूँ। तो पहले हम लोग ड्राइंग को एनालाइज कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने कॉलम को ड्राइंग को एनालाइज किया था, तो ये तो आपको याद होगा। अब इसी कॉलम में हम लोग को जहाँ-जहाँ भी वॉल्स है, वहाँ पे हम लोग को बीम बनाने होते हैं। उसके साथ ही साथ कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग को बीम बनाना होता है। प्लिंथ बीम वो बीम होता है जो हमारा बॉटम लेवल पे होता है, इसको कुछ लोग ग्राउंड बीम की तरह भी कंसीडर करते हैं। लेकिन जो टाई बीम है वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये हम लोग का फुटिंग से जस्ट थोड़ा-सा ऊपर होता है। नॉर्मली ये 650 के हाइट पे होता है फुटिंग के बेस लेवल से एंड ये इसका काम जो होता है बस कि कॉलम टू कॉलम एक-दूसरे को बाँधता है और उसके बाद प्लिंथ और टाई बीम के बीच में जितने भी ब्रिक वर्क होंगे उसका लोड लेता है। लेकिन जो प्लिंथ बीम है वो प्रॉपर्ली वॉल का लोड लेता है और इसी पे सारा वॉल रेस्ट करता है। तो हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हमेशा जितने भी वॉल्स है उसके नीचे एक बीम बने और अगर ये चीज़ ग्राउंड फ्लोर के फ्लोर लेवल पे हो रही है तो हमारा वहाँ जो बीम क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लिंथ बीम, जो कि नॉर्मली ग्राउंड लेवल से थोड़ा-सा ऊपर होता है, जो कि हमारे केस में 850 ऊपर है। ओके? तो ये तो थी सेक्शन की बात। अब हम लोग इसके प्लान व्यू को भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइप के बीम्स का यूज़ किया गया है। पहला जो है वो है पीबी1 और दूसरा जो है पीबी2। पीबी1 मतलब प्लिंथ बीम 1 एंड प्लिंथ बीम 2। तो हम लोगों का जो प्लिंथ बीम है वो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एंड अगर इसके हम लोग
लाइक शेड्यूल को पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इसमें दोनों कैटेगरी का जो साइज है वो भी अलग-अलग है। जैसा कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि जो कैटेगरीज़ है वो किस बेसिस पे डिफाइन की जाती है। तो जितने भी कैटेगरीज़ हैं उनके डिफाइन करने का बेसिकली 2 बेसिस होता है। पहला हो जाता है कि उनका साइज, कि या तो आप बीम या कॉलम है उसका जो साइज है वो डिफरेंट हो तो आपका डिफरेंट कैटेगरीज़ में चला जाता है, या फिर हो सकता है कि साइज सेम हो तब भी उनके अंदर का जो रिइंफोर्समेंट है वो अलग-अलग डाया का यूज़ किया गया हो, अलग-अलग नंबर ऑफ बार्स यूज़ किए जाएँ, तब भी ये दोनों अलग-अलग कैटेगरीज़ में रखे जाएँगे। साथ ही साथ अगर आपका साइज़ भी डिफरेंट है, रिइंफोर्समेंट का अमाउंट एंड डाया भी डिफरेंट है, तो भी ये अलग कैटेगरी में किया जाएगा। यानी कि बेसिकली हम लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 प्रॉपर क्राइटेरिया है। फर्स्ट है साइज़ ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर एंड द सेकंड इज़ द रिइंफोर्समेंट एम्बेडेड इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं प्लेन बीम के ऊपर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो हमारा साइज है पीबी1 का वो है हमारा 250 बाई 350। अच्छा, चार्ट जो है वो पिछले ही एकदम जैसा कॉलम था उसी की तरह बनाया गया है, जो सेक्शंस उसी की तरह बने हुए हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि हम लोग का टाइम सेव हो सके। एंड अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछली वीडियो को एक बार देख सकते हैं। जो पिछली वीडियोज है वो हमारे चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप जाइए उनको देखिए और उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं आप। ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा पीबी1 का साइज़ है वो है 250 बाई 350। जो रिइंफोर्समेंट है वो टॉप में है 320 एंड बॉटम में है 320, यानी कि इसमें टोटल 6 बार्स हैं, जिसमें से 4 मेन बार्स हैं और 2 एक्स्ट्रा बार है। ठीक है? तो जो लाइक आप देख सकते हो इसका सेक्शन भी यहाँ पे बना हुआ है, तो सेक्शन पे भी मैं आऊँगा कुछ देर में। पहले हम लोग इस शेड्यूल को एक बार पढ़ लेते हैं, ओके? उसके बाद जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट है इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है स्टार्ट, एंड और सेंटर पे। तो आप कह सकते हो कि जो 6 के 6 बार्स है, 620 का बार्स जो है, वो 6 का 6 मेन बार है हमारे केस में, ओके? जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट होता तो हम लोग का इस सेक्शन में लिखा जाता है कि टॉप में स्टार्ट और एंड पे कितना है, बॉटम में सेंटर पे कितना है। हम लोग को ये चीज़ जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊँगा रूफ बीम के केस में, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे आपको क्लियरली समझा दूँगा। देन आ जाता है हम लोग का शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट में है कि जो सपोर्ट है वहाँ पे शियर रेनफोर्समेंट है 80 एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो बाड़ है वो यूज़ किए गए हैं 8 डाया के टीएमटी बार्स, और उनका जो स्पेसिंग है वो है 125 सेंटर टू सेंटर, यानी कि दोनों बार के बीच का जो सेंटर का जो लाइक डिस्टेंस है वो है 125 उसके बाद ये है जो सपोर्ट के आसपास रहेंगे उन चीज़ों को, उतनी दूर तक तो हम लोग इस तरीके से लाइक इतने क्लोज स्पेसिंग के साथ हम लोग टाइल्स को बांधेंगे। लेकिन जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम होता है और इसलिए हम लोग को वहाँ पे ज़्यादा बार नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बार के बीच में स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, और स्पेसिंग बढ़ा के यहाँ पे किया गया है 80 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 8 डाया का बार जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा एक केस हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं पीबी2 पे। तो पीबी2 में जो साइज है वो है 300 बाई 400। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। 300 का मतलब होता है जो बीम का विड्थ है वो तो हमारा 300 का है, एंड उसकी जो डेप्थ है वो हमारा 400 का है। तो बीम का डेप्थ एंड विड्थ ये दोनों चीज मैटर करता है। 300 का मतलब हो गया 12 इंच और 400 का मतलब हो गया 16 इंच। तो 12 बाई 16 का यहाँ पे बीम है, जिसमें कि 12 इंच जो है विड्थ है और 16 इंच जो है हमारा डेप्थ है। तो जहाँ पे लंबा-लंबा स्पैन होता है वहाँ पे नॉर्मली हमारा 16 इंच के आसपास का डेप्थ जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि टॉप में इसका रेनफोर्समेंट 320 है, यानी कि 20 डाया के 3 बार टॉप में है और ये तीनों के तीनों मेन बार है। बॉटम में भी सेम सिचुएशन है, एंड एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट इस बार में भी लाइक इस पर्टिकुलर बीम में भी नहीं दिया गया है। यानी कि प्लिंथ बीम में हमारे प्रोजेक्ट के केस में कोई एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी भी प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट नहीं होता है। ओके, लाइक ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे एंड आगे भी आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं आपको स्टडी करके बताऊंगा, तो वहां पे हो सकता है कि एक्स्ट्रा बार्स वाले प्लिंथ बीम भी आपको देखने को मिले। ओके, नॉर्मली प्लेन बीम पे लोड कम होता है। क्यों लोड कम होता है? क्योंकि वो वहाँ पे स्लैब का लोड जो है वो टोटली इरेडिकेट हो जाता है। इरेडिकेट कैसे हो जाता है? क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर लेवल है ना वहाँ पे हम लोग करते हैं पीसीसी वर्क। अगर वहाँ पे आरसीसी का स्लैब होता तो उसका लोड जो होता है प्लिंथ बीम पे जाता, एंड हम लोग को प्लिंथ बीम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती। लेकिन
टोटली जो स्लैब है वो पीसीसी का बनता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, एंड इसलिए वो हमारा बीम पे रेस्ट नहीं कर रहा होता है, एंड इसलिए उसका जो लोड है बीम पे ट्रांसफर नहीं होता है। अब जब स्लैब ही नहीं है तो लाइव लोड के होने का भी कोई चांस नहीं होता है, और इसलिए लाइव लोड भी हमारे ग्राउंड फ्लोर लेवल का जो फ्लोर लेवल है उसके रूफ लेवल पे लगेगा, लेकिन उसके फ्लोर लेवल पे लाइव लोड भी नहीं लगता है। और क्योंकि ये सारे लोड्स है ही नहीं, और इस सबका लोड जो है वो हमारे बीम पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसलिए बीम को उतना ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है जो आपको आई गेस क्लियरली समझ में आ गया होगा क्यों प्लिंथ बीम में हम लोग को एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देखने को नहीं मिलता है यूजुअली। ओके, एंड प्लिंथ बीम में होता कौन सा लोड है, तो प्लिंथ बीम में नॉर्मली बस होता है वॉल का लोड। ओके, वॉल का लोड का मतलब वॉल में जो ब्रिक वर्क है वो भी इंक्लूड है, सीमेंट और मोर्टार, जो पुट्टी हो गया, ये सब कुछ इंक्लूड किया गया है। वॉल पे जितनी भी चीजें होंगी वो सब हमारा लोड जो है डायरेक्टली प्लिंथ बीम पे ट्रांसफर करेगा, जिसके थ्रू हमारा कॉलम में जाएगा, कॉलम के थ्रू फुटिंग में, एंड उसके थ्रू सॉइल में चला जाएगा। ओके, सॉइल कह लीजिए, ग्राउंड कह लीजिए, जिस टाइप का भी वहां पे सॉइल अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, तो रेनफोर्समेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट क्यों नहीं दिया गया वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि शियर रेनफोर्समेंट में हमारे पास जो सपोर्ट है वहाँ पे 8 mm का टीएमटी बार यूज किया गया है, जिसका कि स्पेसिंग है 125 सेंटर टू सेंटर, एंड देन हमारे पास जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पे हम लोग का जो लाइक बार यूज किया गया है, स्टीरिप यूज किया गया है, वो क्या है हमारे पास 8 mm का डाया होगा और टीएमटी बार होगा, और वो उसका डिस्टेंस होगा 150 सेंटर टू सेंटर। ओके, अब ये हमारा सपोर्ट कितनी दूर तक है, सेंटर कितनी दूर तक है, वो भी मैं आपको कुछ मिनट में बताने वाला हूँ। उसके लिए हम लोग के पास एक डिटेल्ड सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, इस सेक्शन में मैं आपको क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, पहले हम समझते हैं कि हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम लोग को नॉर्मली दिखने को मिलते हैं। तो एक तो हमारे पास अगर सिंपल रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होगा तो हम लोग को इस तरीके की डिटेलिंग देखने को मिलती है। अगर वही हमारे पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है एंड हमारे क्लाइंट ने हमें अच्छा खासा पेमेंट किया है, तो हम लोग इतना डिटेल्ड भी सेक्शंस देते हैं। ओके, तो पहले इस वाले को यानी कि सिंपल ड्राइंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या होता है कि हमारे पास ये प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी G+1 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, और यहाँ पे जो है प्लिंथ बीम PB2 यूज किया गया है, जो कि हम लोग का कॉलम टू कॉलम कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मैं और बताता हूँ, प्राइमरी बीम का और सेकेंडरी बीम का। तो यहाँ से कॉलम टू कॉलम अगर कोई बीम कनेक्टेड है तो वो हो जाता है हमारा प्राइमरी बीम, जिसपे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग के लाइक बिल्डिंग में प्राइमरी बीम ही यूज हो। दूसरा सिचुएशन क्या है, हो सकता है कि लाइक बीम का जो वन एंड है वो हमारा कॉलम पे रहे, और दूसरा एंड जो है वो हो सकता है कि हमारा किसी दूसरे बीम पे लाई कर रहा हो, तो इस केस में इसे बोलेंगे सेकेंडरी बीम। तीसरा सिचुएशन क्या है हमारे पास कि जो बीम का दोनों ही एंड है वो किसी ना किसी बीम पे लाई करे, यानी कि उसमें से कोई भी एंड जो है वो कॉलम पे लाई नहीं करे, तो इस सिचुएशन में भी ये जो बीम है वो होता है सेकेंडरी बीम। यानी कि प्राइमरी बीम होने का सिर्फ एक ही केस है, यानी उसके दोनों जो एंड्स है वो कॉलम पे रेस्ट करने चाहिए। अदरवाइज अगर दोनों एंड्स या तो दोनों ही साइड बीम हो उस पे रेस्ट करे, या फिर वन एंड बीम पे रेस्ट करे, दूसरा एंड जो कॉलम पे रेस्ट करे, इन दोनों ही केसेस में हमारे पास जो बीम होता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बीम। ओके, तो हम लोग जब भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग का मेन लाइक चॉइस क्या रहता है, वो चॉइस ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रहे प्राइमरी बीम्स, और सेकेंडरी बीम्स जितना कम हो सके उतने ज्यादा हमारे बिल्डिंग में रहे। लेकिन मैंने आपको इस प्लान लाइक पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल प्लान में शुरू में ही दिखाया था कि ये जो हमारा प्लान है वो सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि उसमें 5-6 कहीं 5 इंच का गैप है, कहीं 6 इंच का गैप है, थोड़ा सा शिफ्टेड है, एंड उसी को हम लोगों ने कंटिन्यू करके यहाँ पे डिजाइन किया गया है, क्योंकि हमारे आर्किटेक्ट जो है वो रेडी नहीं थे प्लान को चेंज करने के लिए। तो एनीवे जो भी रीजन रहा हो हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास सेंटर लाइंस तो नंबर का जो नंबर है वो तो बढ़ ही गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे दो सेंटर लाइंस बहुत दो पेयर ऑफ सेंटर लाइन जो है बहुत पास पास में है, और उसके कारण आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेकेंडरी बीम भी क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो सेकेंडरी बीम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज अगर ये यहाँ पे होता है तो इस कॉलम को यहाँ प्लेस करता और ये सेकेंडरी बीम की जगह प्राइमरी बीम की तरह एक्ट करने लगता। तो ये सारी चीजें भी हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए वाइल प्लानिंग अ बिल्डिंग।
ओके, तो प्लानिंग एरर के कारण हमारा क्या नुकसान हो सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब प्लिंथ बीम में आप ये समझ चुके हैं कि प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है। अभी आप देख लो कि यहाँ पे 2 टाइप के बीम तो हैं कि पीबी1 है, पीबी2 है। पीबी1 का डिटेल भी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है शेड्यूल में कि हमारा पीबी1 का इतना साइज़ हो जाएगा, इसमें टॉप बॉटम रेनफोर्समेंट हो जाएँगे एंड शियर रेनफोर्समेंट क्या-क्या हो जाएँगे, साथ ही पीबी2 का। लेकिन अब मेन बात आ जाती है कि हम लोग को जब इसे कंस्ट्रक्ट करना होगा ओरिजिनली तो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि इस एक्सिस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे पीबी2 है, पीबी2 है, पीबी2, पीबी2 और पीबी2, यानी कि ये पूरा का पूरा जो लाइन है वो पीबी2 ही है। तो क्या हमारे सॉफ्टवेयर में या फिर जैसे भी आपने डिज़ाइन किया है उस पर्टिकुलर डिज़ाइन रिजल्ट में ये सारा का सारा एक ही टाइप का बीम आया? यानी कि हर एक जो बीम है वो सिर्फ़ इसी सेक्शन में आया कि हाँ भाई, ये जो बीम है वो 300 बाय 400 का होगा और टॉप और बॉटम में हम लोग का 320 का ही रेनफोर्समेंट आएगा। क्या इस तरीके से आया था? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया था और ऐसा आता भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो हम लोग बीम को सिर्फ बीम के टाइप के बेसिस पे कैटेगराइज़ नहीं करते, हम लोग उसको एक्सिस के बेसिस पे कैटेगराइज़ करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 300 बाय 400 का बीम है और यहाँ पे 250 बाय 350 का बीम है, देन फिर यहाँ पे 300 बाय 400 का बीम है। इस तरीके का अनइवन प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को एक साथ शटरिंग करनी होती है, उसके बाद कास्टिंग करनी होती है। तो एक एक्सिस में है जो है हम लोग को एक ही टाइप का बीम रखना होता है। यही होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। और अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज में करते हैं तो आपका ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बीम्स है, ये हो सकता है कि सारा का सारा पाँचों अलग-अलग टाइप का बीम आ जाता है। ये 2 अलग का आता, 2 एक टाइप का आता, 3 अलग टाइप का आता। ये भी चीज़ें पॉसिबल थी। लेकिन जैसे हम लोग को डिज़ाइन रिजल्ट्स को पर्टिकुलर एग्जीक्यूशनेबल ड्राइंग में बनाना होता है, तब हम लोग एक एक्सिस पे एक ही टाइप का बीम यूज़ करते हैं और इसीलिए आपको ये जितने भी बीम्स हैं, वो सब पीबी2 एक लाइन से दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग बाँटा गया है। आई गेस आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा नंबर है 8433248864 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको इस तरीके से एकदम ढेर सारी प्रैक्टिकल नॉलेज और इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन वगैरह सीखना है कि कैसे ये ड्राइंग बनाते हैं, कैसे बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं या फिर बहुत सारे जो कोर्सेज है वो हमारे साइड से ऑफर किए जाते हैं, उन कोर्सेज के डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे कोर्स का फी भी लिखा रहेगा, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हो। सिविल राजा का जो ऑफिशियल ऐप है, एंड्रॉइड ऐप हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, उस ऐप पे जाके भी आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है हमारा जो दूसरा कैटेगरी है बीम का वो है पीबी1, पीबी1, पीबी1। ओके, तो ये सारा का सारा पीबी1 है। ये वाला जो एक्सिस है वो पीबी2 का एक्सिस है और यहाँ पे जो एक्सिस है वो भी पीबी2 का एक्सिस है। देन अगेन पीबी1 का एक्सिस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अब वर्टिकल एक्सिस में पीबी1 है और हॉरिजॉन्टल में पीबी2 है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हम लोग का लोड सेफ हो जाता है और सेम कैटेगरी में डिफाइन करने की बात आ जाती है, वहाँ पे हम लोग कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी तक जितने भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस थे, वो सारे के सारे पीबी2 के थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारा पीबी1 का है। देन यहाँ पे भी जो एक्सिस 6 है वो भी पीबी1 का है। ओके, तो इस तरीके से ये कैटेगराइजेशन किया जाता है। सेम वेरिएशन आपको यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो बात ठीक है और यहाँ पे अगर कोई एक्सपर्ट साइट इंजीनियर होगा तो वो इस ड्राइंग के बेसिस पे भी साइट पे काम एग्जीक्यूट करवा देगा। लेकिन अगर कोई नया-नया साइट इंजीनियर होगा तो उनको ये काम जो एग्जीक्यूट करवाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके, अब दिक्कत कहाँ पे आएगी? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, यहाँ से 320 का रॉड है, ऊपर भी 320 का रॉड है, नीचे भी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 320 का रॉड निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक लेके चले जाएँगे। 12 मीटर का तो स्पेस होता ही है और अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस देखना चाहें कि डायमेंशन कितना है, लेट मी चेक। 1 एक्सिस से सेकंड एक्सिस तक जो हम लोग का डायमेंशन है, वो हो जाता है 18 मीटर के आसपास है, ठीक है? तब भी लाइक 1.5 रॉड लगेगा और हमारा काम हो जाएगा। 1 एंड हाफ रॉड में काम हो जाएगा। बीच में लैपिंग करवाना है, तो लैपिंग हम लोग डेवलपमेंट हेल्थ जानते हैं कि 50 डी का डेवलपमेंट लेंथ होता है। जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो ये चीज़ें तो की जा सकती हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट था, जो कि 8 टी का बार था, उसका स्पेसिंग अलग-अलग है भाई, सपोर्ट पे अलग है, सेंटर पे अलग है। तो ये हम लोग को कैसे जानना है? तो सपोर्ट पे जो है, उसका हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल
दे दिया है और ये आपका जो सेक्शनल ड्राइंग है वो आप देख लीजिए। ओके, तो सेक्शनल ड्राइंग का मतलब मैं एक एक्सिस का पढ़ना सिखा देता हूँ, सेम चीज आपका बाकी सारे एक्सिस में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ने लायक क्या क्या बातें हैं, पहला तो ये है कि इसमें कौन कौन सा बीम है और उसका डायमेंशन पर्टिकुलर क्या है। तो ये सारे के सारे बीम्स जो है वो एक ही एक्सिस पे है, इसका जो डायमेंशन है वो है PB2 300/400 का। ओके, देन आ जाता है कि यहाँ पे जो कॉलम है वो कॉलम किस टाइप का यूज किया गया है। तो आप देख सकते हो कि पहला कॉलम C1 है, दूसरा भी C1, तीसरा C1, चौथा C1, उसके बाद पांचवा और छठा जो है वो C2 टाइप का कॉलम है। ओके, तो इन दोनों का डायमेंशन भी अलग अलग होगा और C1 और C2 का डायमेंशन अगर हम लोग को जानना होगा तो हम लोग सिंपली जाके कॉलम का शेड्यूल से यहाँ से जान सकते हैं कि C1 जो है हमारा 300/300 का है, C2 हमारा 350/350 का है। तो इस तरीके से हम लोग को जितने भी ड्राइंग के पेजेस है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये एग्जीक्यूट कराना है तो इस पेज को लेके चले गए साइड पे, ऐसा नहीं होता है। आप पूरा सेट जो है ड्राइंग का वो एक साथ लेके चलेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से लेनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, एंड पूरा जो ड्राइंग है उसको कोरिलेट करके पढ़ना है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप जनरल नोट्स वाला जो सेक्शन है जो कि मेरा एपिसोड आई गेस 4 में था उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राइंग को साथ में रखने के क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो नीचे जो है वो ऑल थ्रू बार दिया हुआ, ऑल थ्रू का मतलब क्या होता है, ये बार यहाँ से स्टार्ट होता है एंड लास्ट तक जाता है, क्योंकि जितना भी कॉलम का एंड है तो वो होता है हमारा ऑल थ्रू बार, और इस पर्टिकुलर बीम में जहां तक इसका कॉलम का नेक्स्ट एंड है वो ऑल थ्रू बार की तरह यूज किया गया है। ओके, देन यहाँ पे दो डिस्टेंस भी रखे हुए हैं, 1000 एंड 1000। तो ये 1000 क्या है, ये 1000 क्या है, तो ये जो 1000 है ना वो हमारा एक्चुअली है कि हम लोग का सेक्शंस डिवाइड किया गया है। जब मैंने आपको बताया था कि हमारे सपोर्ट पे इतना डिस्टेंस होना चाहिए और सेंटर पे इतना डिस्टेंस होना चाहिए, तो सपोर्ट का कितना दूर तक मैं 80 125 सेंटर टू सेंटर यूज करूं, तो ये हम लोग का है कि सपोर्ट हमारा कॉलम है इस केस में, तो कॉलम से लेके 1000 mm तक आपको जो शेयर रेनफोर्समेंट है उसका डिस्टेंस रखना है 125 सेंटर टू सेंटर, एंड उसके बाद आपका इधर से भी रखेंगे 1000 mm, और वो हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसका 125 mm, और बीच का जो डिस्टेंस बचा उसमें हम लोग 8 mm का TMT बार यूज करेंगे, जिसका कि लाइक एज अ स्टेड अप, और जिसका कि डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो होगा 150 mm। ओके, तो आपको आई गेस ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप और अच्छे से देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी, सेक्शंस को कट किया गया है, यहाँ पे सेक्शन 1 को कट किया गया, यहाँ पे सेक्शन 2 को कट किया गया है। तो जो सेक्शन 1 कट किया गया है वो हमारे सपोर्ट के पास है, जो सेक्शन 2 कट किया गया है वो हमारे सेंटर के पास है। तो अगर इसको मैं नाम देना चाहूँ तो मैं इसको नेम आउट भी कर सकता हूँ। नेम आउट करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, एंड जो कलर है टेक्स्ट का वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ओके, लेट्स से आई एम यूजिंग अ ब्लैक कलर्ड टेक्स्ट, और लेट्स से इवन ब्लू और रेड और ग्रीन। ओके, एक कोई कलर ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक टेक्स्ट लिख देते हैं। अब मान लीजिए इसका जो नाम है वो मैंने दे दिया HT1 यानी कि जोन 1। ओके, सॉरी, यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट को, टेक्स्ट में चले जाते हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं ST1। ओके, उसके बाद जो दूसरा जोन है उसको मैं नेम कर देता हूँ HT2। ओके, ये जो सेंटर का जोन है इसको मैं नेम कर देता हूँ HT2। उसके बाद का जोन जो है उसको मैं अगेन कर देता हूँ HT1। ओके, ये हमारा हो गया ST2। ओके, तो ये जो ST1 है वो हमारा कहां से कहां तक है, सपोर्ट से लेके 1000 mm तक है इस पर्टिकुलर बीम के लिए। दूसरे वाले बीम में ये 800 है, तीसरे वाले बीम में 1100 है, फोर्थ में 11 एंड फिफ्थ में 1000 mm है, यानी कि सब में डिस्टेंस जो है वो अलग अलग रहता है। तो एक राउंड फिगर में हम लोग को डिस्टेंस दिया जाता है ताकि हम लोग का जब रॉड कटिंग होगा तो वो हम लोग अच्छे से समझ पाए और एग्जैक्ट डिस्टेंस में रॉड कट कर पाए। साथ ही साथ जो वाइडनिंग होगा रॉड का वहां पे भी हम लोग को एक अब सही डिस्टेंस मिल सके उसके लिए हम लोग HT1 और HT2 का जोन का है वो कट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर बीम का हम लोग सेक्शन भी देख लेते हैं। तो सेक्शन देखने के लिए हमें जाना होगा नीचे, और इसका मैंने नेमिंग तो ऑलरेडी कर ही दिया है। तो अभी देखिए टिपिकल सेक्शन ऑफ PB2।
2, तो हमारा ये PB2 ही है। ओके, तो PB2 के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि सेक्शन 1 को जब कट किया गया तो इसका टॉप में कितना बार है, 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया, बॉटम में भी 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया। यहाँ पे जोन लिखा हुआ है कि ये ST1 है। उसके बाद सेक्शन 2 जो कट किया गया था, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे फ्लैग्स के साथ ये शो किया गया है कि 2 जो सेक्शन है वो कट किया गया है। एंड इसका जो सेक्शन देखेंगे, यानी कि सेम बार का जो लाइक सेक्शन है वो है यहाँ पे कि ये ST2 से डिनोट किया गया है, और इसका 3 बार ऑफ 20 mm डाया, 3 बार ऑफ 20 mm डाया यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग का कोई एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। कहीं अगर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यूज किया होता तो आपको डिफरेंसेज अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, और ये डिफरेंसेज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग रूफ बीम के ड्राइंग को स्टडी करेंगे। सो डो नॉट वरी अबाउट दैट, वो भी हम लोग जल्दी करने वाले हैं। आफ्टर दिस सेशन हम लोग का रूफ बीम ही स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे और क्या-क्या चीजें हैं जो मेंशन्ड हैं। तो एक तो है ये ऑल थ्रू बात। तो ऑल थ्रू का मतलब हो जाता है क्या, कि ये स्टार्ट हो रहा है, जो दूसरा सपोर्ट है वहां तक कंटिन्यू करने वाला है। उसके बाद हम लोग का जो सेक्शन का डायमेंशन है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है। ओके, तो डायमेंशन यहाँ पे 300 बाई 4 mm का है, 400 mm का है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। अब सेम चलते हैं, एक PB1 का भी सेक्शन ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सिस 5 में PB1 का यूज किया गया था। ओके, तो यहाँ पे जो बीम है वो हमारा 1100 इधर से है, 1100 इधर से है। ये जो डिस्टेंस है वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, तो वो डिस्टेंस डिसाइड किया जाता है कि बीम का लेंथ कितना है। तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है वो किस चीज तरह से रहता है कि L/4 का जो डिस्टेंस है, उसके बाद जो हायर जो राउंड फिगर होगा उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, पर वो सारा फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या देखना है कि PB1 का जो डायमेंशन है वो कितना होता है, तो वो 250 बाई 350 mm का डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम लोग ज़ोन्स की डिवाइड करने की बात करें, तो यहाँ पे जो ज़ोन्स हैं वो हो जाएगा कि सपोर्ट से लेके यहाँ तक हमारा हो जाता है ST1, उसके बाद जो बीच का जो पोर्शन है वो हो जाता है हमारा ST2, यहाँ से यहाँ ये हमारा बीच का जो सेक्शन है वो ST2 है, एंड इधर भी सपोर्ट से लेके ST1 हो जाता है। तो अभी मैं इसको एडिट कर देता हूँ, तो आपको ये आइडिया भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ST1 है। तो ST1 हमारा इधर से 1000 mm, इधर से 1000 mm, और जो बीच का पोर्शन बचा वो ST2 हो गया। एंड इसलिए अभी आप जब कट सेक्शंस में देखोगे तो सपोर्ट पे हमारा यह सेक्शन 1 कट हुआ है, तो वो हमारा ST1 है। एंड ये सेंटर में कट हुआ है तो ST2 है। सेक्शंस कहाँ पे कट किए गए हैं, सेक्शंस हमारा PB1 में एक्सिस 6 में कट किया गया है। सिमिलर बीम्स में सेम चीज ही अप्लाई होगी। ओके, तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई, और तो इस ड्राइंग के रीडिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड बाकी रहा ST1 और ST2 को मार्किंग करने की बात, तो वो हम लोग चाहें तो 2 मिनट में मार्क कर सकते हैं। इसको सिंपली हम लोग को क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। एंड इसको सब जगह जहां जहां डायमेंशन है आपके वहां पे प्लेस कर दीजिए। ओके, इसको कर दीजिए डिलीट। दूसरा है, इसके ऑर्थो को ऑफ कर दीजिए, एंड आई साइड की हेल्प की मदद से आप यहाँ पे कर सकते हो अपना काम कंटिन्यू। ऑर्थो को ऑन कीजिए, मूव कीजिए स्लाइटली अप, मूव, कॉपी, उसी तरीके से ST2 को भी कॉपी कर लीजिए। ये मैं आपको ड्राफ्टिंग के लिए क्विक टेक्निक्स बता रहा हूँ बस। ओके, इसका और कोई यूज नहीं है। ST2 हो गया,
कॉपी यहाँ से यहाँ H2, ओके। उसके बाद कॉपी H2 को मार्क कर दीजिए। ये H2 कहाँ का पोर्शन है? हम लोग का सेंटर का पोर्शन है, ओके। उसके बाद अब चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉपी करके इसको बीच में रख सकते हैं एंड उसके बाद इसको हम लोग एडिट कर देंगे। ये हमारा H2 हो जाएगा, ओके। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्सिस तो हम लोग का सेम ही है। तो इसके लिए और एक क्विक टेक्निक क्या करना है हम लोग को, बस इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी हैं सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ऑटो कैड है इसलिए आपको कंट्रोल प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। कॉपी करके एक रेफरेंस पॉइंट टिका लीजिए। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ हमने प्लेस कर दिया, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट करके इस ड्राइंग को और मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। कोई इशू नहीं होगा। आई गेस आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ओके। तो मैं थोड़ा टाइम लेके इसको फ्री टाइम में इसको कंप्लीट कर दूंगा एंड H1 यानी कि आपके जोन्स क्या है वो सारी चीजें आपको डिफाइन हो गई होंगी, ओके। अभी आपका इसमें कोई भी डाउट है प्लिंथ बीम के रीडिंग से लेके तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो हमको पूछने के लिए सिंपली क्या करना है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाना है, अपने क्वेश्चन या कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने कमेंट्स को छोड़ दीजिए और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने के लिए मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो नंबर है 8433248864। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन डेफिनेटली पहुँच जाए। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई गेस आज 9th है तो 11th फरवरी को मिलेंगे। थैंक यू गाइस। एंड हाँ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रूफ बीम के बारे में।